नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के मानो जीएस फोरम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि कल के साइंस के टॉपिक में हम लोगों ने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के विषय में बात किया था। आज उसी टॉपिक से रिलेटेड डिजीजेस पे बात करेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस क्या हैं, कार्डियक डिजीजेस क्या हैं, और ब्लड वेसल से रिलेटेड डिजीजेज क्या हैं, और फिर ब्लड से रिलेटेड कौन सी डिजीजेज हैं, इन पर बात करते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं डिजीज रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। डिजीजेज रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत हम जिन डिजीजेज पे बात करेंगे, जिन बीमारियों पर, रोगों पे बात करेंगे, एक एक करके देखते हैं कि वो कौन सी बीमारियां हैं जो इस सिस्टम से रिलेटेड हैं, संबंधित है। तो एक डिजीज है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, और हिंदी में इसे बेसिकली धमनी काठिन्य कहते हैं। अर्थात ये ब्लड वेसल से रिलेटेड समस्या है। इसे धमनी काठिन्य जैसा शब्द जो बड़ा ही आपको कठिन भी लगेगा, ये धमनी काठिन्य एथेरोस्क्लेरोसिस। ये वैसे ही एक डिजीज है कैट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसका फुल फॉर्म है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये इसका फुल फॉर्म है कैट का। एक ये है। फिर एंजाइना, एंजाइना, और देन हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये दोनों डिजीजेज तो हार्ट से रिलेटेड हैं और ये बेसिकली ब्लड वेसल से रिलेटेड है। तो एक एक करके हम सिलसिलेवार तरीके से इसको समझते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन तब जनरेट होती है जब किसी के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल एक अल्केलाइड्स है, और यद्यपि अब कोलेस्ट्रॉल को भी कैटेगराइज कर दिया गया है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में उसकी मात्रा ज़्यादा है तो वो रुधिर वाहिनियों को में अवरोध उत्पन्न करता है, ब्लड सर्कुलेशन में समस्या पैदा करता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल रुधिर वाहिनियों को कहीं ना कहीं नैरो करता है, सकरा करता है। तो कोलेस्ट्रॉल का रुधिर वाहिनियों में जमना और रुधिर वाहिनियों को नैरो करना, और जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है, इस समस्या को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, धमनी काठिन्य कहते हैं। इसका मतलब ये निकला कि धमनी काठिन्य में की समस्या तब जनरेट होगी जब रुधिर वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। इस दशा में, इन दिस कंडीशन, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड वेसल्स, इस दशा में रुधिर वाहिनी में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। और जब कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो रुधिर वाहिनी नैरो होगी, और फिर इस धमनी काठिन्य की वजह से ब्लड प्रेशर अर्थात रुधिर दाब में वृद्धि हो जाती है। अर्थात हाई ब्लड प्रेशर ऐसी कंडीशन में फिर हाई होगा, क्योंकि वो अधिक
प्रेशर करना पड़ेगा हार्ट को, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए आर्टरीज में। तो इस एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ये कंडीशन है क्या, कोलेस्ट्रॉल का जमना रुधिर वाहिनियों में, और फिर रुधिर वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल जब जमेगा तो फिर ऐसी कंडीशन में ब्लड प्रेशर जो रुधिर दाब है वो हाई हो जाएगा। अब पर्टिकुलर अगर ये कंडीशन जो एथेरोस्क्लेरोसिस की है, कोलेस्ट्रॉल के जमने की है, ये अगर पर्टिकुलर ऐसी रुधिर वाहिनियों में हो जाए जो रुधिर वाहिनियां, जो ब्लड वेसल्स कार्डियक मसल्स को ब्लड सप्लाई करनी, थोड़ी सी कल हमने इस पे बात किया भी था, कार्डियक मसल्स को जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं रुधिर वाहिनियां, तो अगर उसमें जमा हो जाए, जिसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, हृदय धमनी कहते हैं, अगर ये कोलेस्ट्रॉल पर्टिकुलर कोरोनरी आर्टरी में जमा हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज की कंडीशन जनरेट हो जाती है, और जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो कार्डियक मसल्स को ब्लड की सप्लाई भलीभांत नहीं हो पाती है, और जब भलीभांत ब्लड की सप्लाई ठीक से प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो कार्डियक मसल्स डेड होने लगती हैं, मृत होने लगती हैं। तो ऐसी समस्या को फिर कैड कह दिया जाता है। तो कैड का मतलब, कैड की कंडीशन तब होगी जब कोरोनरी आर्टरी में समस्या पैदा होगी। तो जब कोरोनरी आर्टरी में समस्या पैदा होगी तो उस कंडीशन में जो है वो कैड की समस्या पैदा होगी, अर्थात कोरोनरी धमनी का ब्लॉकेज, ये कैड कहलाता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और कोरोनरी धमनी, हृदय धमनी वह धमनी है जो कार्डियक मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, और हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, तो उसको इस काम को करने के लिए बेहतर तरीके से वो इस काम को कर पाए कि वो पूरे बॉडी में, होल बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर पाए, उसको स्वयं को भी ब्लड की जरूरत होती है। तो स्वयं हृदय की मांसपेशियों को जो धमनी रुधिर की आपूर्ति करती है, जो धमनी ब्लड सप्लाई करती है, जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी में जब ये समस्या पैदा होगी कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की, तो दैट इज कॉल्ड कैड। अब जब कैड की दशा पैदा हो ही जाएगी और फिर कार्डियक मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो डेड होना शुरू हो जाएंगी, और जब डेड होगी तो ऐसी कंडीशन में एंजाइना पैदा होगा। एंजाइना पेक्टोरियलिस भी कहते हैं इसको। तो एंजाइना पेक्टोरियलिस या एंजाइना, इसका मतलब ये है कि हृदय का दर्द, और ये हार्ट अटैक का संकेत है। अगर इसको इग्नोर किया जाता है तभी फिर हार्ट अटैक होता है। ये शुरुआती लक्षण है कि भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी हार्ट में हो रही है। तो एंजाइना का मतलब है, इसको सामान्य शब्दों में आप जो है हार्ट पेन भी कह सकते हैं। आप इसे सामान्य शब्दों में हार्ट पेन कह सकते हैं एंजाइना को। एंजाइना का मतलब ये हुआ कि आप इसे सामान्य शब्दों में हार्ट पेन कह सकते हैं, अर्थात एंजाइना को आप हार्ट पेन अर्थात हृदय शूल। तो हृदय शूल तब होगा जब पहले कैड की कंडीशन जनरेट होगी, ऐसी कंडीशन में ही हृदय शूल होगा। तो यहां पे दर्द उत्पन्न होता है लेफ्ट साइड में, और यह दर्द फैलता है और लेफ्ट आर्म की तरफ आता है, और उसके बाद यह दर्द लेफ्ट आर्म की पसीना आना, बेचैनी, घबराहट, तो ये एंजाइना के लक्षण हैं। अब अगर कोई एंजाइना और को इग्नोर कर रहा है और मामूली समझ रहा है, तो फिर अगर ज्यादा ब्लॉकेज हो गया कोरोनरी आर्टरी में तो ज्यादा मसल्स डेड हो जाएंगी, और जब ज्यादा मसल्स डेड होंगी, हार्ट की ज्यादा प्रतिशत हार्ट की मसल्स डेड हो गई, तो ऐसी कंडीशन में फिर हृदयाघात हो जाएगा, अर्थात हार्ट अटैक को हिंदी में हृदयाघात कहते हैं, और फिर हार्ट अटैक हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, और कल मैंने थोड़ी सी बात की थी कि अगर हृदय, फिर वो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी फिर कितना खराब है, और फिर बाईपास सर्जरी की भी जरूरत क्या पड़ती है, वो सब डॉक्टर्स जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है, हृदयाघात हुआ है, तो हार्ट अटैक की स्थिति में
उसको कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं, और जो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हृदयाघात के रोगी को कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो हार्ट अटैक के रोगी को एक तो इंजेक्शन हिपेरिन का दिया जाता है, हिपेरिन, और यह हिपेरिन बेसिकली एक हेपेरिन का है, और हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट मैटर है जो ऑलरेडी ब्लड में होता है, और ब्लड के अंदर ये ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है। तो हिपेरिन को हम एक्स्ट्रा अलग से इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत वहाँ पे अवरोध पैदा हो रहा है कोरोनरी आर्टरी में तो वो उसको सही कर पाए। तो एक तो हिपेरिन का इंजेक्शन देते हैं, और दूसरा उससे पेशेंट को एड्रेनालिन का इंजेक्शन देते हैं, एड्रेनालिन, एड्रेनालिन आल्सो नोन एपिनेफ्रिन, इसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही वाला प्रश्न आया हुआ था कि हृदयाघात के रोगी को किस, तो ये अब एपिनेफ्रिन मार्केट में इस नाम से ज्यादा उपलब्ध होता है, एड्रेनालिन आल्सो नोन एपिनेफ्रिन, और इसका मेन फंक्शन ये है, मेन काम ये है कि जैसा आपको ये आइडिया होगा कि ये एड्रिनल ग्लैंड से हमारे बॉडी में ऑलरेडी सिक्रेट होता है, और ये एड्रेनालिन हार्मोन्स ये हृदय की धड़कन के लिए जिम्मेदार है। मतलब ये कहीं ना कहीं धड़कन धड़कन तो कल हमने बताया ऐसे नोड पैदा करता है, लेकिन फिर भी और भी जो उसके धड़कन से रिलेटेड चीजें हैं, तो उसमें एड्रेनालिन हार्मोन्स भी एक है। तो एड्रेनालिन हार्मोन्स जो उसकी हार्ट अटैक के कारण धड़कन बहुत स्लो हो गई है, उस धड़कन को और बढ़ाने का काम ये हार्मोन्स करता है। तो ये एक प्रकार का हार्मोन्स का इंजेक्शन होता है। तो इंजेक्शन एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन, और इंजेक्शन हिपेरिन, ये दो इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का हार्ट का ज्यादातर प्रतिशत, ज्यादातर भाग उसका खराब हो चुका है बहुत, और फिर ऐसी कंडीशन में ये है कि अगर हार्ट काम नहीं कर रहा है तो फिर हार्ट ट्रांसप्लांट की जो जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। तो हार्ट ट्रांसप्लांट को थोड़ा सा हम देख लें कि क्या हार्ट ट्रांसप्लांट पहली बार कैसे सफल हुआ, किसके प्रयोगों द्वारा, किसके उस पे काम किया, तो किस डॉक्टर्स ने, किस वैज्ञानिक ने। और सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हार्ट किसी को दिया जा रहा है तो कोई भी व्यक्ति अपना हार्ट देगा कैसे दूसरे को? अगर वो हार्ट दे देगा तो फिर वो कैसे रहेगा? हार्ट दे देने के बाद तो वो मर जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कैसे कोई किसी को हार्ट देगा? तो एक्चुअली में हार्ट डोनेट तभी हो पाता है जब कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कोमा में चला गया हो, किसी कारणवश ब्रेन हैमरेज हुआ, और ब्रेन हैमरेज के कारण वो कोमा में चला गया, और डॉक्टर्स की एक टीम, ऐसे नहीं हो पाता, ऐसे बहुत सामान्य बात नहीं है, डॉक्टर्स की एक टीम गठित होगी, और उस व्यक्ति को अगर वो उसकी मस्तिष्क मृत्यु की घोषणा कर दे कि अब ये पुनः होश में नहीं आएगा, इसकी मस्तिष्क मृत्यु हो चुकी है, ब्रेन डेथ हो चुकी है, बस इसकी सांस चल रही है, धड़कन चल रही है, और उसके घर वाले ये थोड़ा सा इस तरह की अनुमति दें, या पहले से वो लिख रखा हो कि हाँ हम अपने हार्ट को, अपने बॉडी को दान कर सकते, तो फिर भी उसकी मृत्यु, उसकी मस्तिष्क की मृत्यु हो गई लेकिन सांस चल रही है। ऐसे लोगों का ही हार्ट काम में आ सकता है। बाकी एक्सीडेंट के बाद जो सबसे पहले खराब होने वाला ऑर्गन है वो हार्ट ही है। तो और अमूमन कोई जिंदा आदमी किसी को देगा तो हार्ट, वो फिर वो मर जाएगा। लेकिन फिर भी देखते हैं कि सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट का काम सबसे पहले किसने किया, और कब किया, और कहाँ किया, ये तो तीन बातें एक साथ हम देख लें। तो हार्ट ट्रांसप्लांट पे अगर हम जब बात करें तो ये देख रहे हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट अर्थात हिंदी में इसको बोलेंगे हृदय प्रत्यारोपण, इसे हिंदी में कहेंगे हृदय प्रत्यारोपण, अर्थात हृदय प्रत्यारोपण, एक किसी व्यक्ति का हृदय
दूसरे में लगाया जाना। हृदय प्रत्यारोपण का पहला प्रयास वो अफ्रीका में हुआ, दक्षिण अफ्रीका में हुआ इसका पहला प्रयास। ये दक्षिण अफ्रीका में इसका पहला प्रयास हुआ, और अर्थात इसका पहला प्रयास दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हुआ, अर्थात दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में इसका पहला प्रयास हुआ। सफल प्रयास ये भी कह सकते हैं आप, हुए तो और भी थोड़ा पहले भी हैं, लेकिन जो सफल हृदय प्रत्यारोपण हुआ वो दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हुआ। इस दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में जिन्होंने ये प्रयास किया वो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्रिश्चियन नीथलिंग बर्नार्ड। ये क्रिश्चियन नीथलिंग बर्नार्ड, आप केवल बर्नार्ड भी कई बार एग्जाम में आता है, लेकिन बर्नार्ड शा नहीं, बर्नार्ड शा एक राइटर है, आपको ध्यान देना है यहां पे, बर्नार्ड शा एक राइटर है। तो आप क्रिश्चियन बर्नार्ड इतना जान ले, पूरा नाम था उनका क्रिश्चियन नीथलिंग बर्नार्ड, जो दक्षिण अफ्रीका के ही थे, और दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 1976 के करीब, 67 के करीब में हृदय प्रत्यारोपण का पहला प्रयास हुआ। हृदय प्रत्यारोपण का पहला प्रयास हुआ, यह 1960-70 के करीब में सफल प्रयास हुआ, और इन्होंने बर्नार्ड साहब ने किया ये। हाँ, ये वही केप टाउन है, ये वही अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन है जहां जल संकट बहुत गहराया हुआ है, और उस स्थान को अभी जल रहित शहर घोषित किया गया। अगर आप इधर देखे होंगे तो अब हम ये देखते हैं कि क्या भारत में भी ऐसा कुछ प्रयास हुआ, और भारत में अगर ऐसा प्रयास हुआ तो वो किसने किया। तो ये हृदय प्रत्यारोपण का अगर इंडिया में हम देखें कि इंडिया में भी क्या किसी ने प्रयास किया, तो हाँ, इंडिया में भी ये प्रयास हुआ, और इंडिया में ये प्रयास का काम डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया। ये हृदय प्रत्यारोपण का प्रयास भारत में, इसका प्रयास भारत में, ये प्रयास सफल प्रयास, ये सक्सेसफुल एफर्ट, सफल प्रयास, ये डॉक्टर वेणुगोपाल साहब ने किया। ये डॉक्टर वेणुगोपाल, ये एम्स के डॉक्टर हैं, ये एम्स में थे डॉक्टर, एम्स के चिकित्सक हैं, और भारत में हृदय प्रत्यारोपण का श्रेय, हृदय प्रत्यारोपण, हार्ट ट्रांसप्लांट का श्रेय इन्हीं के नाम जाता है। तो ये तो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा देख रहा कि हार्ट ट्रांसप्लांट के विषय में थोड़ी सी बात की। अब इसके अतिरिक्त और भी हम डिजीज पे बात करेंगे, अभी वो क्रम हम लोगों का जारी रहेगा कि वो और कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं, पूरे इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हो सकती हैं। तो उन डिजीजों में अब हम एक एक करके बात करेंगे। तो आप लोगों ने मलेरिया सुना होगा, मलेरिया, ये मलेरिया बेसिकली आरबीसी, इसमें आरबीसी और लीवर प्रभावित होते हैं। तो चूंकि ब्लड का पार्ट आरबीसी है तो इसमें आरबीसी प्रभावित होती है, तो इससे हम कहीं ना कहीं कार्डियोवैस्कुलर अर्थात ब्लड से रिलेटेड डिजीज के अंतर्गत देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें अफेक्टेड ऑर्गन कौन कौन से हैं, मलेरिया में प्रभावित क्या क्या होता है। तो अफेक्टेड ऑर्गन की जब बात करेंगे कि इसमें अफेक्टेड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, तो आरबीसी एंड लीवर,
आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं और यकृत या जिगर इसमें प्रभावित होता है। लंबे समय तक जिसको मलेरिया होती है, तो चूंकि लीवर इसमें प्रभावित होता है, तो उसको देखा गया है कि आफ्टर मलेरिया या पोस्ट मलेरिया उसको जॉन्डिस देखी गई है। अब मलेरिया बेसिकली डिजीज कैसी है, इसका पैथोजन क्या है? जब मैं पैथोजन कह रहा हूं तो कल थोड़ी सी बात किया था, मतलब जो रोग पैदा करे, रोग का कारक। आप पैथोजन को कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, रोग का कारक। तो अक्सर अगर मैं ये कहूं कि मलेरिया किससे होता है, तो लोगों के दिमाग में एक ही बात तुरंत आती है कि भाई मच्छर से। नहीं, मच्छर मलेरिया नहीं पैदा करता। मलेरिया होता है एक प्रोटोजोआ से। पहले तो यह है कि ये एक प्रोटोजोआ से होता है। तो इसका मतलब यह निकल कर आया कि मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज है, ना वायरल डिजीज है, ना बैक्टीरियल डिजीज है, ना प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से हो रही है और ना वर्म से हो रही है। ये एक प्रोटोजोअल डिजीज है, अर्थात प्रोटोजोआ से होती है। जब हम ये देखते हैं कि प्रोटोजोआ से होती है, तो फिर हम ये भी यहां पे देख लें कि अगर ये प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है, तो उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो पहली बात तो यह है कि प्रोटोजोआ वो पैरासाइट है, परजीवी है। ये वो पैरासाइट है। उसकी प्रवृत्ति कैसी है? यह समूह को दर्शाता है और यह उसकी प्रवृत्ति को दर्शाता है। ये उसके कह सकते हैं कि टेंडेंसी को दर्शाता है, नेचर को दर्शाता है। और उस अगर हम ये देखें कि क्या फिर उस पैरासाइट, पर्टिकुलर उस पैरासाइट का नाम क्या है, तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो यहां पर हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और वो प्रोटोजोआ परजीवी होता है, पैरासाइट होता है, और उसका नाम प्लाज्मोडियम है, अर्थात मलेरिया। अब एग्जाम में प्रश्न, कभी प्रोटोजोआ, कभी पैरासाइट, कभी प्लाज्मोडियम, तो ये बात को आपको समझना है। तो अब ये प्लाज्मोडियम जो है एक प्रकार का परजीवी है। इसको कुछ ऐसे समझ लें, जैसे ये कोई कहे कि भाई फला व्यक्ति मर गया, तो फिर पता चला कि फिर जानने की ये कोशिश हुई कि वो फला व्यक्ति मरा, तो क्या वो जो है वो एक नैसर्गिक मृत्यु से मरा या उसकी हत्या हुई? तो अब सवाल यह है कि अगर हत्या हुई तो उसमें भी हत्या किसने किया? इस तरह की बातों को यहां पे यह समझना है कि एक समूह को दर्शाता है और ये उसके, जैसे सपोज कि फला व्यक्ति को की हत्या हुई, फिर किसने हत्या किया? मानव ने किया। मतलब मानव का मतलब मानव समूह ने किया, एक समूह ने किया, और किसी के द्वारा, मतलब वो मारा गया लेकिन एक मानव के समूह के द्वारा मारा गया, ना कि वो अन्य किसी और जंगली जानवर द्वारा मारा गया। तो ये स्पष्ट हो गया कि कुछ डाकुओं ने उसको मार दिया। एक तो ये हुआ समूह। फिर पता लगा जिन लोगों ने मारा, जिन लोगों ने मारा वो उनकी प्रवृत्ति कैसी थी, तो पता लगा वो आतंकवादी थे। आतंकवादी, पैरासाइट, परजीवी, ये उनकी टेंडेंसी को, प्रवृत्ति को, उनके नेचर को दर्शा रहा है, ये समूह को दर्शा रहा है। अब आतंकवादियों तो ने तो मारा, लेकिन आतंकवादी में भी किसने मारा? तो पता लगा ओसामा बिन लादेन ने मारा। पर्टिकुलर उसका नाम निकल कर आ गया। बस ये चीज है, आपको एग्जाम में इस बात को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये समूह को दर्शाता है, ये प्रवृत्ति को दर्शाता है, और ये पर्टिकुलर उसका नाम है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है, इस प्लाज्मोडियम की खोज, इस प्लाज्मोडियम की खोज, इसकी खोज सबसे पहले, अर्थात डिस्कवर्ड बाय, इसकी खोज
लेवेरान ने किया। एक चार्ल्स लेवेरान थे और उन्होंने इसको खोजा। ये चार्ल्स लेवेरान, तो प्लाज्मोडियम डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स लेवेरान, उन्होंने इसको खोजा। लेकिन यह बात बताना कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से रोनाल्ड रास बता पाए। दो बातें यहां फिर से अच्छे से समझना है। इस प्रोटोजोआ की, इस प्लाज्मोडियम की खोज वो चार्ल्स लेवेरान ने किया, लेकिन ये नहीं बताए कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरिया जनरेट करता है। आगे रोनाल्ड रास ने ये रोनाल्ड रास ने यह बताया कि ये जो है ये मलेरिया का पैथोजन है, अर्थात मलेरिया इसी से होता है। अर्थात रोनाल्ड रास ने यह बताया कि मलेरिया इससे होता है, ये मलेरिया का कारक है, ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और इतना ही स्पष्ट नहीं किया, रोनाल्ड रास ने यह भी बताया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है और फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो उसको स्प्रेड करता है, वो उसका कैरियर है, उसको फैलाने का काम करता है, मादा एनोफ्लीज मच्छर। ये बात भी रोनाल्ड रास ने बताया। तो रोनाल्ड रास ने ये बात भी स्पष्ट कर दी। अब सवाल ये है कि अगर हम ये देखें कि क्या मलेरिया का जो ये पैथोजन है प्लाज्मोडियम है, क्या इसके कुछ टाइप भी होते हैं? तो इसके हाँ कुछ टाइप होते हैं, इसके कुछ प्रकार होते हैं। तो इसके अगर हम टाइप्स की बात करें, ये प्रकार, तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से होते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये चार प्रकार के इसके टाइप्स हो गए। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम नेम मेंशन्ड ऑन दिस बोर्ड। तो ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये चार। इनमें ज्यादा जो मलेरिया को जो इसमें सबसे ज्यादा मलेरिया उत्पन्न करता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। लगभग 60 से 70% मलेरिया भारत में, 60 से 70% मलेरिया के लिए इन इंडिया, भारत में 60 से 70% मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ही जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा इसी होता है। कई बार क्या होता है कि किसी किसी केस में एक से ज्यादा प्लाज्मोडियम का भी इन्फेक्शन देखा गया है, तो खैर वो अलग चीज है मेडिकल की। तो फिर ये इस तरह से ये ज्यादा जनरेट यही करता है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो मलेरिया है, इस मलेरिया की मेडिसिन क्या हो सकती है, इसकी दवा क्या है, इसका उपचार क्या है। पहले थोड़ा सिम्टम जल्दी से देख लें। फीवर विद श्यूरिंग, बड़ी कपकपी के साथ बुखार का, पायरेक्सिया का, टेम्परेचर का बढ़ना, देन स्वेटिंग, पसीने का आना, और फिर रिलैक्स फील करना। और जब उसको रिलैक्स फील वो होता है तो उसको लगता है कि अब कुछ नहीं है, लेकिन फिर वो जब उसका रिपीटिशन होता है तो इस तरह से। और मलेरिया मामूली नहीं है जैसा लोग मामूली समझते हैं, लेकिन ये है अगर ये इसका केस बिगड़ जाए, क्रोनिक हो जाए, तो ये काफ़ी जो है वो पेचीदा हो जाता है, परेशान करता है। अब सवाल ये है कि हम देखते हैं कि इस मलेरिया की मेडिसिन क्या हो सकती है, इसकी दवा क्या है, इसकी मेडिसिन क्या है। और मेडिसिन के पहले भी एक बात और देख ले कि इस मलेरिया को फैलाता कौन है, इसका कैरियर कौन है। कैरियर, तो इसका कैरियर है
फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, मादा एनोफ्लीज मच्छर, याद रखना है, क्यूलेक्स नहीं, एडिज एजिप्टी नहीं, मादा एनोफ्लीज मच्छर ये मलेरिया को फैलाता है, जनरेट प्लाज्मोडियम करता है जो एक प्रोटोजोआ है, और फैलाने का काम मच्छर करता है। इसकी दवा बेसिकली, जो इसकी दवा है मलेरिया की, इसकी मेडिसिन, इसकी दवा वो कुनीन है, इसकी दवा कुनीन है, और जो बेसिकली एक पौधे से तैयार होती है, ये भी आपको आइडिया होगा, ये कुनीन, कुनीन या कुनैन, परेशान नहीं होना, कुनीन या कुनैन, ये इसकी दवा है मलेरिया की, ये, और बेसिकली एक ये नेचुरल प्रोडक्ट है, ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, एक प्राकृतिक उत्पाद है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है, और ये एक पौधे के बार्क से तैयार होती है, एक पौधे की छाल से तैयार होती है। तो ये तैयार किससे होती है? ये तैयार होती है सिनकोना पौधे की छाल से, सिनकोना बार्क, अर्थात ये सिनकोना प्लांट के छाल से तैयार होती है। तो ये एक ना तो पत्ती ना बीज, बल्कि उसके छाल से, बार्क से। तो सिनकोना पौधे की छाल से तैयार होती है। कुनीन जो दवा है ये एक प्राकृतिक उत्पाद है, और ये जो सिनकोना पौधा है ये बेसिकली एक आवृत बीजी पौधा है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। ये भी समझना यहां पे थोड़ा सा जरूरी है कि पौधा कैसा है ये। तो ये एक आवृत बीजी पौधा है, ये एक आवृत बीजी पौधा है जो सिनकोना पौधे की इस पौधे की छाल से ये मेडिसिन तैयार होती है। वर्तमान में ये देखा गया है कि कुछ आर्टिफिशियल दवाएं हैं जो इसको रिप्लेस करती हैं, अर्थात वो इसके अल्टरनेटिव के रूप में, इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में, इस कुनैन की सब्स्टिट्यूट के रूप में वो इस्तेमाल की जा रही हैं। तो अगर इस कुनीन को कोई रिप्लेस कर रहा है, कुछ दवाएं जो इसको रिप्लेस कर रही हैं, अर्थात इनके अल्टरनेटिव के रूप में अगर वो इस्तेमाल हो रही हैं कुछ दवाएं, तो उन्हें भी हम यहां पे देख लें। तो इस दवा का अल्टरनेटिव या इसको रिप्लेस करने वाले, इसकी स्थानापन्न इसको रिप्लेस करने वाली दवाएं क्या हो सकती हैं जो इसकी जगह पर वर्तमान में, और वो आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से तैयार की गई है, ये तो एक नेचुरल प्रोडक्ट है। तो आपने सुना होगा और इस्तेमाल भी हो रही है क्लोरोक्विन। ये जो क्लोरोक्विन है वो इसको, इसी का एक अल्टरनेटिव हो सकता है। दूसरा रिसोचिन, ये भी इसका अल्टरनेटिव है। ऐसे एक लयारिगो, ये तो लयारिगो, रिसोचिन और क्लोरोक्विन ये इसको रिप्लेस करते हैं, इसके स्थानापन्न है। तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा ये समझा कि मलेरिया जो है बेसिकली आरबीसी प्रभावित होती हैं, आरबीसी से रिलेटेड है, लीवर इसमें प्रभावित होता है, और फिर इसका पैथोजन क्या था, इसका कैरियर या वेक्टर क्या है, और फिर इसकी मेडिसिन क्या है। और अब थोड़ा सा अगर हम इससे रिलेटेड थोड़ी सी और बात कर लें, यद्यपि इस टॉपिक से
तो वो बहुत जुड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आउट ऑफ कंपटीशन नहीं है। जैसे ऐसी कौन सी मछली है जो मलेरिया को कहीं ना कहीं के नियंत्रण में सहायक है? तो एक मछली है गंबूसिया। जो गंबूसिया मछली, वो मच्छर के लार्वा को खा जाती है। तो कहने का मतलब एक पॉइंट इस तरह का कि जो गंबूसिया है, वो गंबूसिया मछली, गंबूसिया मछली ये मच्छर के लार्वा को खा जाती है। जब लार्वा ही खत्म हो जाएगा तो अगर आगे मच्छर कैसे उत्पन्न होगा? एक तो ये बात। दूसरा ये है कि एक तो ये उसके नियंत्रण में सहायक है कि गंबूसिया जो है। दूसरा ये है कि अगर हम ये कहें कि मलेरिया का एविडेंस अभी आज से नहीं, मलेरिया का एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोहनजोदड़ो में मिला, तो वहां से इसका माना जाता है कि मलेरिया थी। खैर, तो अब हम लोग यहाँ पे मलेरिया के बाद ये देखेंगे और जो ब्लड से रिलेटेड डिजीजेज हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। आप लोगों ने एनीमिया सुना होगा, एनीमिया। ये इसको हिंदी में रक्ताल्पता कहते हैं, बड़ा ये रक्ताल्पता या अरक्तता, अरक्तता या रक्त क्षीणता, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एग्जाम में होगा, तो आप इंग्लिश वाले को जरूर देख लेंगे। रक्त क्षीणता ये है, ये अब ये जो एनीमिया है, अर्थात सामान्य शब्दों में इसको खून की कमी कह दिया जाता है। खून की कमी अर्थात शरीर में, और खून की कमी का आशय यहां है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। सामान्यतः हीमोग्लोबिन 15 ग्राम प्रति 100 ml रुधिर में होना चाहिए, कल हमने बात किया था। लेकिन पुरुषों और महिलाओं में भी उसमें अंतर है, उसकी भी कल हमने बात किया था। तो अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा, मैं एवरेज वाला ही लेकर चलता हूं कि अगर 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड, ये हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए एचबी की। अगर इतना है तो ठीक है, लेकिन इससे कम है तो फिर वो व्यक्ति एनीमिक है, वो व्यक्ति एनीमिक है, उसको एनीमिया हो जाएगी। और एनीमिया के कारण की अगर हम बात करें कि किसी को एनीमिया क्यों होगा, तो उसके कुछ मोटे तौर पे 2-3 कारण हैं। पहला तो यह है कि मेल न्यूट्रिशन अर्थात कुपोषण और अच्छा डाइट न मिल पाना। दूसरा यह है कि कभी किसी को रक्तस्राव हो जाए, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी घटना घट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना घट जाए और उसमें खून बह जाए तो एनीमिक हो गया, एक वो हो गया। और तीसरा एनीमिया का कारण वर्म इन्फेस्टेशन भी है, कृमि संक्रमण। कोई व्यक्ति डाइट तो बहुत अच्छी ले रहा है, लेकिन अगर उसके इंटेस्टीन में अगर वर्म्स हैं, कृमि हैं, कीड़े हैं, कृमि, एस्केरिस, टेपवर्म, तो जो न्यूट्रिएंट्स मटेरियल है उसकी वो शकिंग कर लेंगे और वो उनके काम आ जाएगा, उससे भी एनीमिया देखी गई है। तो एनीमिया का सामान्यता मतलब कि खून की कमी। अगर हम ये देखें कि बेसिकली अब इस खून की कमी के लिए, एनीमिया के लिए कौन कौन से चीजें जिम्मेदार हैं, अर्थात किस चीज की कमी होने पर एनीमिया होगा, किस चीज की कमी होने पर एनीमिया होगा, तो उनको हम मोटे तौर पे ऐसे देख लेते हैं। एक तो पहला है आयरन। आयरन
लौह तत्व, ये लौह तत्व, अर्थात अगर लौह तत्व की कमी है तो फिर एनीमिया हो जाएगी व्यक्ति को। दूसरा है फोलिक एसिड, दूसरा फोलिक एसिड, ये फोलिक एसिड, ये। तीसरा है विटामिन B6 और एक है विटामिन B12, ये। और साथ में आप इसे प्रोटीन भी रख लें तो ठीक रहेगा, थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। लेकिन ज़्यादा उसमें भी ज़्यादा जो मैं बताऊं करंट टाइम में जो एनीमिया के केसेस देखे जा रहे हैं वो ज़्यादातर इसकी डिफिशियंसी से देखे जा रहे हैं, आयरन की डिफिशियंसी से, इसकी कमी से। या तो डाइट में आयरन वाली चीज़ें हैं नहीं, लौह तत्व वाली हरी पत्तेदार साग सब्जियां हैं नहीं, और हैं भी तो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन लेवल होना चाहिए हमारे माइक्रोविलाई द्वारा वो नहीं है। कहीं ना कहीं विटामिन सी की डिफिशियंसी है, और विटामिन सी लौह तत्व के अवशोषण में मददगार होता है। अगर विटामिन सी की कमी है तो आयरन का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन माइक्रोविलाई द्वारा, सूक्ष्मांकुर द्वारा, रसांकुर द्वारा, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम बात करेंगे, वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो हरे पत्तेदार साग सब्जियां हैं, लेकिन फिर भी विटामिन सी की कमी है तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा सही से माइक्रोविलाई द्वारा, और फिर ब्लड में आयरन की कमी होगी, और आयरन की कमी होगी तो फिर आरबीसी का निर्माण ठीक से नहीं हो पाएगा और ब्लड की कमी हो जाएगी। इसलिए मेरा मानना यह है, मेरा ये व्यक्तिगत सुझाव है कि अगर 200 की सब्जी आ रही है तो उसमें 50 रुपए का, 40-50 रुपए का विटामिन सी का कोई सोर्स जरूर होना चाहिए। तो अब फोलिक एसिड, और इसको विटामिन जैसा आप जानते हैं कि B9 भी कह सकते हैं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों में खून की कमी का जो प्रमुख कारण देखा गया है, प्रेग्नेंट विमेन एंड चिल्ड्रन में खून की कमी का, एनीमिया का जो प्रमुख कारण है वो यही दोनों है, ये प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन, इनमें खून की कमी का प्रमुख कारण गर्भवती महिलाओं और बच्चों में इनकी दोनों की कमी से देखा गया। और वर्तमान में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ज्यादा देखी जा रही है। विटामिन सी की कमी से भी, वो B6 की कमी से भी एनीमिया होती है, और B12 की कमी से गंभीर एनीमिया हो जाती है, सीवियर एनीमिया। और उस सीवियर एनीमिया को परनीसस एनीमिया नाम दे दिया जाता है। अर्थात जब गंभीर खून की कमी हो जाती है तो उसे एक अलग से नाम दे देते हैं परनीसियस एनीमिया। तो परनीसियस एनीमिया जो है वो बेसिकली वो विटामिन B12 की कमी से है, या विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन, तो साइनोकोबालामिन, पायरिडॉक्सिन, फोलिक एसिड, आयरन, इनकी कमी से बेसिकली खून की कमी होती है। उसमें इन दोनों की कमी से चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन में एनीमिया, और फिर बाकी और लोगों में सभी हो सकता है। और B6 और B12, और उसमें भी ज्यादा खून की कमी, सीवियर एनीमिया B12 की कमी से, और जिसे पर्निसिस एनीमिया कह देते हैं, अर्थात हिंदी में इसको बोलते हैं पैड़ाशी रक्ताल्पता। पैड़ाशी रक्ताल्पता, प्राण की आशा नहीं है कि कब वो जयराम जी की बोल देंगे, कब उड़ गए प्राण पखेरु उड़ गए। तो पैड़ाशी, संघातिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल वहां करेगा, संघातिक, लेकिन आपको समझना, आपको पनी से समझना है, पैड़ाशी या संघातिक रक्ताल्पता, रक्त क्षीणता या रक्तता जो भी होगा, एक तो ये, ठीक है।
अब हम लोग इस एनीमिया के बाद भी, एनीमिया के कुछ टाइप्स भी होते हैं, खैर उतनी गहराई में अभी आपके यहाँ मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, तो हम लोग इसको, अब एनीमिया के अतिरिक्त और कौन कौन से हम और डिजीज हैं जो ब्लड से रिलेटेड हैं, तो उन डिजीजेस की भी हम और यहाँ पे बात कर लें जो बेसिकली ब्लड से ही संबंधित हैं। तो एक सिकिल सेल एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया ये है। सिकिल सेल एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया बेसिकली ये, इसमें जो आरबीसी का शेप है, जो इसमें आरबीसी की, इसमें जो आरबीसी का शेप है उसमें बदलाव हो जाता है। आरबीसी का शेप इसमें वो हंसिया की तरह हो जाता है, सिकिल की तरह हो जाता है, अर्थात इसे हंसियाकार रुधिराणु भी कहते हैं, इसे हंसियाकार रुधिराणु भी कहते हैं सिकिल सेल एनीमिया को। और इसमें आरबीसी का शेप हंसिए की तरह हो जाता है, और इसकी जो ऑक्सीजन एक्वायर्ड कैपेसिटी है, इसकी जो ऑक्सीजन वहन क्षमता है, ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता है, वो बहुत ही कम हो जाती है सिकिल सेल एनीमिया में। तो इसमें क्या होता है, O2 को वहन करने की क्षमता या कैरी करने की क्षमता बहुत ही कम हो जाती है। ये इसका सिम्टम है। अभी अगर हम थोड़ा सा इसको करंट से जोड़ें तो जो यूनियन बजट आया है 2023-24 का, इस बजट में जो है वो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि 2047 तक, 2047 तक हमें पूरी तरीके से देश को, भारत को वो सिकिल सेल एनीमिया से एलिमिनेट कर देना है, एडिकेट कर देना है, मतलब पूरी तरीके से एनीमिया उन्मूलित देश घोषित कर देना है 2047 तक। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस बजट में ये उसने दृष्टि अपना विजन स्पष्ट किया है 2047 तक कि इसे हम देश को जो है वो सिकिल सेल एनीमिया एरेडिकेटेड कंट्री बना देंगे। तो एक तो ये सिकिल सेल एनीमिया रहा। सिकिल सेल एनीमिया के अतिरिक्त अगर हम देखें इस ब्लड से रिलेटेड और भी, तो एक आप लोगों ने कभी थैलेसीमिया भी सुना होगा, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, ये थैलेसीमिया बेसिकली ये भी ब्लड से संबंधित डिजीज है। और इस थैलेसीमिया डिजीज में, इसमें भी जो ये इनहेरिटेंस डिजीज है, अर्थात ये जेनेटिक है ये भी, और इनहेरिटेंस ब्लड डिसऑर्डर है, और हेरिडिटरी डिजीज ये भी है। और इसे जो है, इसमें भी O2 के जो ट्रांसपोर्टेशन की क्षमता है, अर्थात जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, तो O2 की ट्रांसपोर्टेशन की क्षमता इसमें बहुत कम हो जाती है, अर्थात O2 की ट्रांसपोर्टेशन क्षमता इसमें बहुत कम हो जाती है। ये एक इनहेरिटेंस ऑर्डर वाली डिजीज है, अर्थात आप सरल भाषा में कह लें कि एक आनुवंशिक रोग है, हेरिडिटरी डिजीज है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के अतिरिक्त जो है, अगर हम यहाँ पे और इस ब्लड से रिलेटेड डिजीज की बात करें कि इससे और कौन सी डिजीजेज हैं, तो एक एप्लास्टिक एनीमिया डिजीज है, एप्लास्टिक एनीमिया। ये
एप्लास्टिक एनीमिया। इस एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी के फॉर्मेशन की जो रेट है वो बहुत डिक्रीज कर जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण की दर बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में बहुत कम हो जाती है। तो कह सकते हैं कि दिस डिजीज इज रिलेटेड टू बोन मैरो। ये बीमारी बोन मैरो से संबंधित है, अस्थि मज्जा से संबंधित है, और इसमें अस्थि मज्जा में आरबीसी के निर्माण की दर बहुत ही स्लो, बहुत ही धीमी हो जाती है, अर्थात इसमें बहुत कम हो जाती है। एक तो ये बात रही कि ऐसी कंडीशन में ये, तो इसे बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया, अर्थात जिसमें आरबीसी के निर्माण की दर ही बहुत कम हो जाए। तो ये हम थोड़ा सा कुछ सिकल सेल एनीमिया और इन सब पे हमने बात किया। अभी हम ब्लड से रिलेटेड कुछ एक दो बातें और कर लेंगे जो बेसिकली ब्लड से रिलेटेड ही हैं बीमारियां, वो भी, जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा इयोसिनोफिलिया। इयोसिनोफिलिया, ये इयोसिनोफिलिया, इयोसिनोफिलिया एक्चुअली डब्ल्यूबीसी के जब हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे, लास्ट क्लास में मैंने किया था, तो डब्ल्यूबीसी के कंपोनेंट्स में इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, उसमें जो इयोसिनोफिल है, ये जो डब्ल्यूबीसी का एक भाग है, जब इनकी संख्या, इनका नंबर, इनकी संख्या जब बढ़ जाती है, सो यू कैन से इंक्रीज कर जाती है, जब इनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो बीमारी इस्नोफिलिया होगी। कहने का मतलब इसमें इसमें संख्या में वृद्धि होगी। किसकी वृद्धि होगी? डब्ल्यूबीसी की। और डब्ल्यूबीसी के अंदर भी इस्नोफिल आप पर्टिकुलर लिखें तो और अच्छी बात होगी कि इस्नोफिलिया में संख्या अगर किसी की बढ़ती है तो संख्या में जो वृद्धि होती है तो वो इस्नोफिल की संख्या में वृद्धि होती है। ये इस्नोफिल, इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिल्स की संख्या में वृद्धि होती है, और जब उनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो ये इस्नोफिलिया। और इसका सामान्य लक्षण यह है मुंह में खराश, मॉर्निंग में सोकर उठने पर मुंह में फीकापन बना रहना। और इस इस्नोफिलिया का जो रीजन है, इसका कारण है, वो है वर्म्स इन्फेस्टेशन। वर्म्स इन्फेस्टेशन अर्थात कृमि संक्रमण, इसका कारण है कृमि संक्रमण, वर्म इन्फेस्टेशन। अब सवाल यह है कि वर्म इन्फेस्टेशन का कारण क्या हो सकता है, कृमि संक्रमण का कारण हो सकता है। तो कृमि संक्रमण का कारण है, वर्म इन्फेस्टेशन का कारण है डर्टी फूड एंड वाटर कंटामिनेशन, प्रदूषित जल और भोजन का लेना, और जिसके कारण की और पेट में कीड़ों का होना। बेसिकली इस्नोफिलिया का कारण यह है कि पेट में कृमि का होना। और इसीलिए जनरली इनके ट्रीटमेंट में हम एंटीवर्मिन, तो इस इस्नोफिलिया की मेडिसिन की अगर हम बात कर लें कि इसकी मेडिसिन क्या है, तो बहुत ही सरल शब्दों में आप कह दें कि इसमें एंटी वर्मिन मेडिसिन दी जाती है बेसिकली, अर्थात एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल ग्रुप की दवाएं जो वर्म को मारने के लिए, क्रिम को खत्म करने के लिए दी जाती है, वो भी इसी में एंटी वर्मिन मेडिसिन इसमें इस्नोफिलिया में यूज होती है। इस्नोफिलिया जैसा भी हम लोगों ने देखा कि ये ब्लड से रिलेटेड है, वैसे ही डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड पर्टिकुलर डिजीजेज हैं। और वो डिजीजेज जैसे आपने ल्यूकोपीनिया और ल्यूकीमिया ये नाम सुने होंगे कि ल्यूकोपीनिया और ल्यूकीमिया क्या है, तो ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं और डिजीजेस के विषय में।
और डिजीजेस के विषय में। तो डिजीजेस में हम लोग और देखेंगे कि और कौन सी हैं। तो जैसा आपने ये डिजीजेस के अंतर्गत आपने ल्यूकोपीनिया सुना होगा, ल्यूकोपीनिया, ये ल्यूकोपीनिया डब्ल्यूबीसी की संख्या में, ये डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है, ये इनकी संख्या में कमी होती है इस बीमारी में। ल्यूकोपीनिया में डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी आएगी। लेकिन वहीं पर दूसरी जो डिजीज है ल्यूकीमिया, ये ल्यूकीमिया में क्या होगा कि डब्ल्यूबीसी की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होती है। ये जो डब्ल्यूबीसी की संख्या है इसमें बेतहाशा वृद्धि होगी, ये बेतहाशा वृद्धि। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या में बेतहाशा जो वृद्धि होगी, उस वृद्धि के कारण, ठीक है, तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि इसमें जो ल्यूकीमिया डिजीज है इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होती है। द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इंक्रीज्ड इन ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है रुधिर कैंसर, इसे कहते हैं हम, इसे नहीं, ब्लड कैंसर अर्थात रक्त कैंसर या रुधिर कैंसर। ये डब्ल्यूबीसी की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होती है। और किसी भी कैंसर के पीछे, वो एक अलग टॉपिक है, हम बात करेंगे, कैंसर के पीछे कुछ प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं, आदि ऑन्कोजीन्स, जब उनमें म्यूटेशन उत्पन्न होता है तो उसके कारण कैंसर अकर करता है। तो अब सवाल यह है कि अगर हम ये कहें कि इस ल्यूकीमिया के उपचार में किसका प्रयोग किया जाएगा, तो ल्यूकीमिया के उपचार में कीमोथेरेपी का प्रयोग करेंगे। वो कोई भी कैंसर है तो किसी भी कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है, कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। कीमोथेरेपी में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। तो ल्यूकीमिया के उपचार में कीमोथेरेपी और कीमोथेरेपी में कोबाल्ट 60। अब यहां पे एक बात और हम जान लें कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो विटामिन इस ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर के उपचार में सहायक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो उसकी वजह से कैंसर ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार कुछ चीजें हैं जो सहायक होती हैं। तो विटामिन B12 जो किसी भी कैंसर, वो किसी भी प्रकार के कैंसर, विटामिन B12 कैंसर के उपचार में या उपसहायक है। तो आप ये कह सकते हैं कि विटामिन B12 ये कैंसर के उपचार में सहायक है। B12 या साइनोकोबालामिन, ये देखिए उसका जो केमिकल नेम है वो साइनोकोबालामिन है और ये कोबाल्ट। और विटामिन B12 के बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्प्शन के लिए, अवशोषण के लिए कोबाल्ट जरूरी भी है। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो ये इसके लिए आवश्यक है कि विटामिन B12 कैंसर के उपचार में सहायक विटामिन है। जैसे B6 वो तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस, जिसको राज्यक्षमा, क्षय रोग, तपेदिक, कॉक्स इन्फेक्शन भी कहते हैं, उसके उपचार में सहायक है। अब हम अगले डिजीज की बात करते हैं। अगली डिजीज बेसिकली आप लोगों ने हीमोफीलिया सुना होगा, हीमोफीलिया। ये पहला तो ये है कि ये भी एक हेरिडिटरी डिजीज है, ये भी एक आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग है।
आनुवंशिक रोग है, अर्थात वंशागत रोग है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। और दूसरा, इसकी वाहक, इसकी कैरियर महिलाएं होती हैं, अर्थात महिला के माध्यम से ही आगे की पीढ़ी में ये ट्रांसफर होगा। इसमें चोट लगने पर, कभी भी इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी तरह की इंजरी हो, कोई पार्ट डैमेज हो, तो रुधिर का थक्का नहीं बनता और इसमें रक्तस्राव होने की बहुत प्रबल संभावना होती है। अर्थात जो इसके पेशेंट होते हैं, उनका एक्सीडेंट होने पर या ऑपरेशन के केस में उनका रुधिर का थक्का नहीं बनता और खून का बहना, ब्लीडिंग बंद नहीं होती है। अर्थात ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर चोट लगने पर ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है, रुधिर का थक्का नहीं बनता है और ब्लीडिंग होती ही रहती है। तो इस बीमारी में रक्तस्राव बंद नहीं होता, रक्तस्राव बंद नहीं होता, अर्थात ब्लीडिंग ब्रेक नहीं होती, ब्लीडिंग बंद नहीं होती। इस हीमोफीलिया डिजीज को सबसे पहले महारानी विक्टोरिया के परिवार में, महारानी विक्टोरिया को खुद ये बीमारी थी। वो महारानी विक्टोरिया जो रिवोल्ट 1857 के टाइम में थी, वो लगभग वहां पर वो 1837 से लेकर के और लगभग 1901 तक लगभग वहां पे वो उसकी महारानी थी। और वो, उनको ये खुद बीमारी थी, उनके दो बेटियों को बीमारी थी, उनका एक बेटा इस बीमारी के कारण रोड एक्सीडेंट हुआ और फिर वो बच नहीं पाया, उसको लियोपार्डो ऐसा कुछ नाम था, और उसको जान देनी पड़ी। फिर उनकी बेटियों की शादी जब दूसरे राजघरानों में हुई तो ये बीमारी वहां भी जाके फैल गई। कुल मिलाकर महारानी विक्टोरिया में इसे सबसे पहले देखा गया। महारानी विक्टोरिया के परिवार में सबसे पहले इसे देखा गया, परिवार में। अब जाहिर सी बात है कि एक राजघराने में इसे देखा गया, एक रॉयल फैमिली में इसे देखा गया, एक शाही परिवार में इसे देखा गया, अतः इस बीमारी को रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इसका अदर नेम है, इसका अल्टरनेटिव नेम है, इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम भी है रॉयल डिजीज, और हिंदी में हम कहेंगे शाही रोग। ये तो हीमोफीलिया को शाही रोग कहा जाता है, हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज कहा जाता है, क्योंकि इसे एक राजघराने में देखा गया था। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा मोटे तौर पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम की कुछ डिजीजेस के विषय में बात किया है। और ये एक थोड़ा सा बस जितने की आपके एग्जाम के लिए जरूरत है। और इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।